मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, कल हमने बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं में एक रिएक्शन पढ़ी थी। वो कौन सी थी? नाइट्रीकरण, जिसमें NO2 समूह जुड़ रहा था। तनु HNO3 से अगर हम करा रहे तो कौन कौन से प्रोडक्ट बने थे बच्चों? कल बने थे हमारे पास ऑर्थो और पैरा। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ से। ये देख लीजिएगा बच्चों, अगर हमने कहाँ से कराया था? तनु से कराया था तो ऑर्थो व पैरा प्रोडक्ट बने थे। आपको ये ध्यान होगा, ये ऑर्थो और ये वाला पैरा। जबकि सांद्र से कराया था बच्चों तो तीनों पोजीशन प्रतिस्थापित हुई थी। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हमने क्या कहा था? पिक्रिक अम्ल कहा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या बना दी थी? दो प्रोडक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। आज बेंजीन वलय की ही दूसरी अभिक्रिया का नाम है, वो है सल्फोनीकरण। तो देख लेते हैं बच्चों, सल्फोनीकरण अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया के लिए हमें फिनॉल की अभिक्रिया किससे करानी होती है? सांद्र H2SO4 से करानी होती है। देखिए यहाँ से बच्चों, ये हमने क्या लिखा अपने पास? फिनॉल लिखा। ठीक है, रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों? वैसे ही अभिक्रिया कराई जाती है ओलियम से। किससे कराई जाती है? ओलियम से कराई जाती है, जिसे हम कहते हैं सधूम H2SO4। सधूम H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4, जिसके अंदर H2SO4 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात मैं आपसे ये कहूँ कि आपने दो तरह के H2SO4 पढ़े हुए हैं, एक तनु HNO3 और एक सांद्र तनु H2SO4, एक सांद्र H2SO4। यह सांद्र H2SO4 जो होता है उससे भी ज़्यादा इसके अंदर मात्रा होती है, सधूम H2SO4, जिसे इंग्लिश में फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं। आप ब्रैकेट में यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ ओलियम से भी अभिक्रिया कराई जा सकती है। ओलियम याद होगा आपको, H2S2O7। तो यहाँ से अभिक्रिया कराई जाती है। तो जो बनने वाले प्रोडक्ट है बच्चों, वो क्या क्या बनते हैं, मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगी। चिंता मत करिए कि आपने कैसे बना दिया मैडम, थोड़ा समझा के बताओ। तो यहाँ पर पहली बात तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही यहाँ पर प्रतिस्थापी आएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। पहले आपको मैं नाम बना दूँ इसका, क्या होता है यहाँ से। ये यहाँ से नाम क्या होगा यहाँ से बच्चों? अगर यहाँ से आप सल्फोनिक अम्ल, ये क्या है अपना? सल्फोनिक अम्ल, इसीलिए हम यहाँ से इसका नाम क्या देंगे? बुक्स में जो नाम लिखा हुआ है आपकी बुक में, वो नाम सही नहीं है बच्चों, क्योंकि OH और SO3H में अगर हम देखें तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा आएगा? SO3H। क्यों आएगा? क्योंकि क्रियात्मक समूह की एक पूरी लिस्ट होती है जो आप 11वीं क्लास में वरीयता क्रम में पढ़ के आए हैं। उसमें ऊपर OH से ऊपर क्या होता है? SO3H होता है, इसीलिए पहले तो SO3H आता है, उस वरीयता श्रेणी में बाद में क्या आता है? OH। इसीलिए यहाँ पर नाम OH का क्या लेंगे? अनुलग्न लेंगे। वो क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। तो वो कौन सा पोजीशन होगी? इसके सापेक्ष इसकी पोजीशन कौन सी होगी? ऑर्थो। इसके सापेक्ष इसकी पोजीशन कौन सी होगी? पैरा। तो नाम क्या बनेगा बच्चों? ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और ये बेंजीन वाला है तो नाम क्या है इसका? बेंजीन। और ये SO3H को क्या बोलते हैं हम यहाँ से? सल्फोनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, ये इसका नाम हो गया। अगर आप इसका नाम लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगा बच्चों? पैरा हाइड्रोक्सी, आगे सेम आ जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, लिख देंगे आप यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास मेन चीज़ जो आपको खटक रही होगी वो ये होगी कि ये SO3H कैसे लगा दिया मैडम, ये SO3H आया कहाँ से। ठीक है, इसको मैं आपको क्लियर करूँगी, इसको थोड़ा सा रफ में क्लियर करेंगे, अपने नोट्स में काम नहीं करेंगे ये। देखिए बच्चों, अगर आपको लगे तो आना चाहिए तो आप उतार भी लेना। देखिए हमने यहाँ से क्या लिया बच्चों? H2SO4। ठीक है, कितने अणु लिए इसके? हमने 2 अणु ले लिया H2SO4 के। जब 2 अणु H2SO4 के काम करते हैं बच्चों तो H2SO4 को कैसे लिख सकते हैं? HHSO4 लिख सकते हैं। आप जानते हैं ये H प्लस क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H, क्योंकि H2SO4 क्या है? अम्ल है, तो H प्लस निकालने का काम करता है, तो ये H क्या होगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से इस H2SO4 को लिखोगे HHSO4, लिखा आपने। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये वाला H भी बाहर निकल जाएगा और ये वाला H भी बाहर निकल जाएगा। निकलेगा क्या? बचेगा क्या? HSO4 माइनस। तो ये वाला जो HSO4 है वो मैंने लिख दिया HSO4 माइनस। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये आपकी मैं बता दूं, बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा मुझे गलत सा लगा, क्योंकि RBSC बुक्स में जो है गलतियां बहुत थी बच्चों, इसलिए बुक में ये रिएक्शन मुझे सही नहीं लगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये HSO4 माइनस निकल गया, ये क्या बाहर निकल गया? यहाँ से ढंग से देखिएगा H प्लस, यहाँ से भी बाहर क्या निकलेगा? H प्लस, और एक बच्चा क्या हुआ है? HSO4
माइनस, यही बचा हुआ है। अब बच्चों होता क्या है, ये एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H, 3 है हमारे पास। और इसमें क्या है अपने पास, SO4 में कितनी ऑक्सीजन है, 4। इसमें से एक ऑक्सीजन और हटा दीजिए, क्या बच जाएगा, ये SO3, तथा इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के इसके पास आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ HSO4 में से क्या बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम HSO4 माइनस को क्या लिख सकते हैं, HOSO3, ये भी तो लिख सकते हैं HSO4 माइनस को, OHSO3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से चलो मैं दोबारा एक बार बता दूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा गचपिच हो गया आपका। H2SO4 में से क्या निकल गया, H बाहर निकल गया। इसमें से भी क्या बाहर निकल गया, H बाहर निकल गया। देखिए बच्चों, यहाँ से H बाहर निकल गए। अब यहाँ से एक चीज़ यहाँ से हमने क्या देखी, अगर मैं और थोड़ा सा खुला करके लिख दूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये समझना ज़रूरी है आपके लिए, HSO4, इन दोनों को हमने क्या करा था, जोड़ा था। H2SO4 ये है और H2SO4 ये है। तो इसमें से तो HSO4 जो था, ये वाला जो था HSO4 माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो H प्लस निकले, ये H प्लस इसमें से बाहर हो गया और ये H प्लस इसमें से बाहर हो गया। अब बचा हुआ क्या है, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। अब HSO4 माइनस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, HSO4 ऐसे भी तो लिख सकती हूँ भाई, ऑक्सीजन मैंने यहाँ दे दिया। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये तीनों मिलके देखो क्या बना लिया, H और OH मिलके क्या बनाएगा, H2O में H प्लस जोड़ा तो क्या बन गया, H3O प्लस, और बच गया SO3, बच गया नहीं बच गया। तो ये जो SO3 बचता है, यही इस अभिक्रिया में किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। और ये जो SO3 बच्चों आता है ना, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो आता है, ये उदासीन प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्नेही है, अर्थात इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है, सल्फर के बाह्यतम कोश में यहाँ SO3 एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ही है, अर्थात बाह्यतम कोश में कितने होने चाहिए, 8, अर्थात इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो ये ग्रहण कर सकता है। इसीलिए SO3 क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अर्थात जब ये बेंजीन वलय पर बच्चों अटैक करता है, ये बेंजीन वाला है, ये फिनॉल है, यहाँ से जैसे ही अटैक करता है SO3 के पास, तो यहाँ पर भी क्या है, HH है कि नहीं सबके पास, ये H तो यहाँ से हट जाता है और होता क्या है बच्चों, SO3 जुड़ता है और जो ये H हटता है वही इसके साथ जुड़ जाता है। इसीलिए क्या बना अपना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। समझ में आ गई बात, कैसे ये चीज़ बनी। तो मैं इस रिएक्शन को आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है कि आखिर ये SO3 जो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, सल्फोनीकरण के अभिक्रिया में SO3। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 12th तो करनी ही करनी है। 12th के साथ साथ बच्चे IIT नीट की तैयारी भी कर लेते हैं और फाइट भी कर जाते हैं, तो क्यों ना हम छोटी छोटी चीज़ों को यहीं क्लियर करते चले 12th के साथ ही। तो यहाँ पर सल्फोनीकरण में ध्यान रखना, कौन करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम, SO3 करता है। अब आपको मैं ये वाली रिएक्शन जो है वो नोट्स में लिखवा देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे रफ वाली चीज़ भी नोट करनी है तो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों और आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने नोट्स पर। तो बच्चों यहाँ से अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं लिख के बता रही हूँ आपको। जो अपना क्या है H2SO4 है, इसको मैंने क्या लिखा, HHSO4। एक और H2SO4 था, HHSO4। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या क्या बाहर निकला हमारे पास, HSO4 माइनस, SO3 और H3O प्लस। ठीक है बच्चों, ये जो SO3 है किसका काम करता है, यही इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। आशा करती हूँ सल्फोनीकरण आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हाँ मैम हमें ये वाला सल्फोनीकरण समझ में आ गया। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्यों बोला है, कारण बता दिया, क्योंकि OH और SO3H में से वरीयता क्रम अगर हम देखें तो किसका ऊपर आता है, SO3H का। इसीलिए ये तो उसका होगा अनुलग्न और इसका क्या होगा, पूर्व लग्न। OH का पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होता है, पोजीशन ऑर्थो है, इसीलिए हमने इसको लिखा है। चलिए आगे देखें हम बच्चों। अब नेक्स्ट अपनी इसी में ही बेंजीन वलय में ही है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अभी जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसको हम क्या कहते हैं, FCR। बच्चों इसके दो हैं अभिक्रियाएं, एक है अपने पास एल्किलीकरण और दूसरा है हमारे पास एसिलीकरण। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक एल्किलीकरण है और दूसरा क्या है बच्चों, एसिलीकरण।
करण। तो यहाँ से हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, इसका ए वाला तो ये है और बी ये है, तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब क्या हो गया, एल्किल समूह का जुड़ना। और एल्किल समूह कौन सा होता है, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, इनका जुड़ना। करण मतलब जुड़ना, एल्किल मतलब एल्किल समूह का जुड़ना, अर्थात CH3 का जुड़ना। क्या होगा बच्चों, इसकी लैंग्वेज मैं आपको बताऊं अगर, चलो मैं आपके लिए लैंग्वेज लिख देती हूँ। देखिए बच्चों, हमने ऐसा कुछ लिखा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये किसका भाग है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का। अर्थात इस अभिक्रिया में भी हमें क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन स्नेही मिलने वाला है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या मिलेगा। सबसे पहली बात तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी। तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि वास्तव में अभिक्रिया होती कैसे है। आपको अगर याद हो बच्चों, तो ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम। ये वाला जो है अपने पास, ये उदासीन जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही है। रिएक्शन किससे कराई बच्चों हमने, CH3Cl। ये जो है अपना लुईस अम्ल की तरह से कार्य करता है। होता क्या है, अगर हम इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं कराएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही में नहीं मिल पाएगा। Cl क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी ओर आवेश को खींचेगा, तो इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे भाई ध्रुवीय तो है ही बंद, लेकिन जब ये पूरी तरह से यहाँ खींच लेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। जब पूरी तरह से बंद टूट जाएगा बच्चों, तो आप देखेंगे AlCl3 है, AlCl4 माइनस बन जाएगा, क्योंकि Cl किस रूप में निकल जाएगा, माइनस के रूप में। एक बार मैं नोट के रूप में लिख दूँ आपसे, AlCl3 प्लस Cl माइनस, इसको अगर आप जोड़ोगे तो AlCl4 माइनस ही तो मिलेगा भाई। अगर आप AlCl3 प्लस Cl माइनस जोड़ेंगे तो यही तो मिलेगा हमें। और साथ में क्या मिल गया, CH3 प्लस। बस अब ये जो CH3 प्लस यहाँ से मिला है बच्चों, यही किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। ठीक है, और कौन सी पोजीशन पर अटैक कर देगा, फिनॉल की। भाई अब तो ये हमको पता है ना, ये देखो ये फिनॉल है, मैडम ने सिखा रखा है कि बिल्कुल ये किस पोजीशन पर अटैक करेगा, CH3 प्लस, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ही होती है जहाँ पर फिनॉल में क्या आता है, ऋणावेश आता है। अनुनादी संरचना से स्पष्ट है, ध्यान दें आप। ठीक है, तो ये अगर हम ऐसा लिखें तो यहाँ पर ये OH और ये CH3, ये तो होगी ऑर्थो, और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा हो गया, पैरा। याद कीजिए शुरुआत में मैंने इनके नाम भी बताए थे, ऑर्थोक्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल, साथ साथ नोट करते जाइए। आपको बच्चों फिर भी इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है मेरा कुकू केमिस्ट्री, उस पर आपको इसके नोट्स मिलेंगे बच्चों आपको। तो वहाँ से अभी तो बच्चों मैंने नहीं उस पर डाले हैं नोट्स, लेकिन मैं आपको जल्दी ही ये सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगी। तो बच्चों ये हो गया अपना, ये तो मैंने आपको ये नहीं लिखना है, समझाने के लिए बताया था आपको। इन दोनों को मिलाकर अगर अभिक्रिया लिखी जाए, पेपर में आती है, तो आपको जरूरी नहीं है इस तरह से लिखना है। पेपर के लिए आपको अभिक्रिया को कैसे लिखना है ये तो समझ में आ गया होगा। एक साथ अगर अभिक्रिया को लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, यहाँ से ये क्या है अपना फिनॉल है। रिएक्शन किससे कराई हमने, CH3Cl से। किसकी उपस्थिति में कराई, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई। जब अभिक्रिया कराई तो क्या बना, देखिए बच्चों यहाँ तक अपना हो गया। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट लिखना पड़े तो ये खास बात याद रखिएगा कि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे अपनी दूसरी अभिक्रिया का नाम क्या है, एसिलीकरण। ये भाई हमको ये भी तो पढ़ना है ना। अब दूसरी क्या है अपनी, एसिलीकरण। एसिलीकरण का मतलब क्या है बच्चों, एसिल समूह का जुड़ना। आप कहेंगे मैडम एसिल समूह क्या होता है, याद करिए मैंने आपको बताया भी है पहले, ये समूह क्या होता है, एसिल समूह होता है। अगर R की जगह CH3 हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसे एसिटिल समूह कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों इसको हम, एसिटिल। अर्थात एसिल का उदाहरण क्या होता है, एसिटिल होता है। पहले मैं यहाँ से पूरी अभिक्रिया, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ से एसिल और ये एसिटिल। देखिए कैसे होगा, पहले मैं पूरी अभिक्रिया लिख रही हूँ बच्चों। यहाँ से अपना क्या है, यहाँ से बच्चों ये फिनॉल। ठीक है, रिएक्शन किसे कराएंगे हम, एसिटिल समूह से करा दीजिए या फिर एसिल समूह से आप अभिक्रिया को करा दीजिए बच्चों। यहाँ से मैंने ले लिया अपना एग्जाम्पल CH3COCl। विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, Cl की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, Cl खींच लेगा। ये खींच लेगा तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। जैसे इस पे प्लस आएगा बच्चों,
किस पे प्लस आ जाएगा, CH3CO पे प्लस आ जाएगा। जैसे ही इस पर प्लस आएगा बच्चों, ये सीधा अटैक कौन सी पोजीशन पे करेगा, इस पोजीशन पे। अब आप मुझे बताइए प्लस किस पे आएगा, कार्बन पे कि इस कार्बन पे। भाई बॉन्ड यहाँ से टूटा है तो इसी कार्बन पे प्लस आएगा ना, तो जब यहाँ पे प्लस आएगा तो मैं इसको जोड़ने वाली पोजीशन भी तो यहीं पे होगी, तो मैंने CO की तरफ से ही इसको यहाँ से जोड़ा है। आ गया बच्चों। और एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, अपना पैरा प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। देखिए CH3 और यहाँ पे आ जाएगा COCH3। अब बारी आती है नाम की कि इनके नाम क्या है बच्चों यहाँ से। अब बताओ इसमें से ये समूह कौन सा है, एसिटिल समूह। तो ये क्या हो गया अपना, ऑर्थो एसिटिल फिनॉल, पैरा एसिटिल फिनॉल। एसिटिल समूह है ना, तो ऑर्थो एसिटिल फिनॉल और पैरा एसिटिल फिनॉल। बोल दिया मैंने, एसिटिल बता रखा है आपको, पोजीशन ऑर्थो है तो ऑर्थो लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। और हाँ, एक चीज मैं आपसे यहाँ से भूल गई, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसके बिना अभिक्रिया नहीं होगी। वही सेम चीज होगी, जैसे Cl निकलेगा ये AlCl3 इसको ग्रहण कर लेगा। बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है, अब अपनी चौथी। देखिए तीसरी आपकी FCR थी, पहली नाइट्रीकरण, दूसरी कौन सी आई आपकी सल्फोनीकरण, तीसरी फ्रीडलक्राफ्ट, चौथी कौन सी है बच्चों, ब्रोमिनीकरण। अब इस पे जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहो उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिनॉल की जो ब्रोमीन से अभिक्रिया होगी बच्चों, यहाँ फिनॉल की ब्रोमीन से अभिक्रिया दो प्रकार से होगी। एक तो ब्रोमीन से अभिक्रिया किससे होगी, देखिए यहाँ पे इसमें पहले बात बिंदु डाल दीजिए, ए बिंदु। कौन सा बिंदु डाल दिया, ए बिंदु। तो यहाँ पर मैंने लिखा जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, Br2 जल, ब्रोमीन जल से। और कैसा है Br2, अधिक क्या है, मतलब खूब सारा ले लिया हमने। ब्रोमीन मैं आपको बता दूं बच्चों, ब्रोमीन किसका है, कंपाउंड सत्रहवें का है, FCl याद कीजिए। तो ये जो FCl, चलो मैं यहाँ से लिख के बता देती हूँ आपको। प्रकृति में अगर मैं बात करूं तो F2 एक गैस के रूप में पाई जाती है, क्लोरीन तत्व जो होता है क्लोरीन गैस के रूप में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन किस रूप में पाई जाती है, लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, ब्रोमीन जल। जबकि आयोडीन की हम बात करें तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, I2। तो यहाँ ब्रोमीन जल जो है वो बहुत सारा मात्रा में ले लिया। जब कोई चीज़ बहुत सारी आपको यहाँ पे मिल जाए, इतना तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा। लेकिन कैसा लिया है, बहुत ज़्यादा लिया है, तो इसकी दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन क्या होगी यहाँ से बच्चों, प्रतिस्थापित हो जाएगी। तीनों पोजीशन प्रतिस्थापित यहाँ से हो जाएंगी। एक चीज़ और बता दें बच्चों यहाँ से, ये जब हम फिनॉल में, जैसे हम मान लीजिए, इसको मत नोट करना जो लिख रही हूँ अब, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें क्या ले लिया, फिनॉल डाल लिया। इसमें क्या डाल लिया हमने बच्चों, फिनॉल डाल लिया। ऊपर से क्या ऐड कर दिया, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया, ब्रोमीन जल ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत सारा डाल दिया। तो अब जैसे ही ब्रोमीन जल इसके अंदर डालते हैं तो इसको मिलाने पर टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है सफ़ेद अवक्षेप। क्या इकट्ठा होता है बच्चों, सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या बना, ये, अर्थात सफ़ेद अवक्षेप में क्या था अपना, ये वाला प्रोडक्ट था। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, हो सकता है पेपर में ऐसे पूछ ले, क्या होता है जब ब्रोमीन जल को इसमें फिनॉल में मिलाते हैं, या फिर ऐसे कह दे ब्रोमीन जल को फिनॉल में मिलाने पर एक सफ़ेद अवक्षेप आता है, सफ़ेद अवक्षेप में उपस्थित कंपाउंड का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई। देखो 2,4,6 कैसे है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2, ये 4 और ये पोजीशन 6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ये मत नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन ग्रुप में लिखवा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चों, ये सीधा या तो प्रोडक्ट आपको कंप्लीट करने के लिए बोल देगा या फिर आपसे सीधे करवा लेगा। अभी मैं आपको लिखवा दूंगी बच्चों, है ना। बी वाली पढ़ लेते हैं अपन, है ना, फिनॉल प्लस ब्रोमीन किसकी उपस्थिति में, CS2 की उपस्थिति में। अब कहोगे मैडम ये CS2 क्या चीज़ होती है, हमने तो नहीं सुन रखा। बच्चों करना कुछ भी नहीं है, C मतलब कार्बन, ठीक है। CO2 का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाई, S का मतलब यहाँ से क्या है, सल्फाइड, तो कार्बन डाई सल्फाइड, क्योंकि O को ऑक्साइड बोल दिया इसलिए सल्फर क्या बोल दिया, सल्फाइड। तो रिएक्शन देखो क्या होता है भाई, एक्शन किया जा रहा है ना, एक्शन क्या है हमारा,
हमने दो चीज़ों को मिला दिया, ये हमारा एक्शन रहा। रिएक्शन क्या हुआ इसका, देखिए यहाँ से Br2 किसकी उपस्थिति में, CH2 या CCl4। बच्चों ये होता है कार्बनिक विलायक, अर्थात कार्बन से मिला हुआ विलायक है, अर्थात इसमें इस अभिक्रिया को कराया जा रहा है। टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो, ये टेम्परेचर याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन दोनों को मिलाया जाता है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों यहाँ से, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, नाम भी लिखने होंगे क्योंकि, तो यहाँ पर OH, ये Br और ये OH और इसके साथ क्या लिख दिया, Br। नाम क्या होंगे आप खुद ही बता दीजिए। अगर आप इसका IUPAC नाम नहीं लिखते, ऑर्थो और पैरा ग्रुप में लिखते हो, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल क्या होगा बच्चों इसका, और पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास हो गई रिएक्शन। अब यहाँ से अगर आप, यहाँ से तो अपना क्लियर हो गया कि फिनॉल के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया होती है। एक क्वेश्चन जो अपना बन सकता है बच्चों, इसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या हुआ, जो मैंने अभी सफेद अवक्षेप बनाया था, फिनॉल में ब्रोमीन जल आधिक्य में मिलाने के पश्चात एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप में उपस्थित पदार्थ का नाम बताइए। तो बच्चों देखो, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, क्वेश्चन घुमाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर कभी भी बोर्ड एग्जाम में सीधा नहीं पूछा जाता बच्चों। तो एक एक चीज़ जो आप पढ़ते हैं उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके उसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। फिनॉल में ब्रोमीन जल ज़्यादा मात्रा मिला दिया जाए तो एक वाइट PPT सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। इसमें पदार्थ का नाम और संरचना, तो नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देखो वो ऊपर वाला जो बताया था ना अभी आपको, यही वाला होगा। ठीक है बच्चों, चलो ये नहीं नोट करना था, ये आप चाहो तो समझने के लिए अलग से नोट कर लो, ये तो समझाने के लिए था ताकि दिमाग में फिटिंग हो जाए अपने। चलो क्वेश्चन देखिए एक और। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है। निम्न अभिक्रिया में A व B को पहचानिए। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की पानी से अभिक्रिया कराई है, और ये पानी भी कैसा होता है बच्चों, उबलता हुआ होता है। A प्रोडक्ट और यहाँ लिख दिया B प्रोडक्ट। अब आपको A और B को पहचानना है। इस तरह के सवाल करने का क्या तरीका है वो आप देख लीजिए बच्चों। ये मैंने क्या लिखा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये N2Cl। रिएक्शन किससे हुई, H और OH से। क्या बाहर निकल गया, HCl। मैं जानती हूँ आप सभी को पता है कि इस तरह से अभिक्रिया होगी। यहाँ से जब अभिक्रिया कराई तो अपना क्या बना, प्रोडक्ट फिनॉल बना। और इसका मतलब आगे जब फिर अभिक्रिया होगी बच्चों, तो आगे अभिक्रिया जब होगी तो रिएक्शन किससे कराई जा रही है, ब्रोमीन जल से। क्या यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, नहीं लिखा हुआ ना। इट मीन्स ऑटोमेटिकली हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पर आधिक्य वाली चीज कही जा रही है। अगर CH2 लिखा होता तो फिर हम उसको लिख देते। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ से बच्चों, ये OH, ये Br और ये Br। इसका मतलब ये तो बना A प्रोडक्ट और ये क्या बना, B प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अभिक्रिया करके दिखा दी। एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला, बोर्ड एग्जाम में आपने कैसे सॉल्व किया, आपने इसको लिखा और नीचे सीधा सीधा आपने बिल्कुल तरीके से, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे तो आपका तरीका जो देख के कहे कि वास्तव में हाँ बहुत अच्छे से बच्चे ने करा है। तो अपना A प्रोडक्ट क्या था, A बराबर क्या है इसके अंदर, फिनॉल, लिख के बताइए यहाँ पे। और B बराबर प्रोडक्ट क्या है बच्चों, यहाँ से देखो बच्चों, B बराबर प्रोडक्ट अपना क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। बच्चों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो आप अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस पढ़ाई का लाभ मिल सके। तो ये A और B आप पहचान गए होंगे यहाँ से। चलिए अब अपना अगला है रिएक्शन, जो 4 तो हो चुके अपने। नेक्स्ट कौन सा है, 5वां, फ्रीज पुनर्विन्यास। बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया देखिएगा, नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है अपना फ्रीज पुनर्विन्यास।
फ्रीज पुनर्विन्यास में हम रिएक्शन किससे करेंगे बच्चों, यहाँ से वही हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन यहाँ से करेंगे, जिसमें हम यहाँ से अभिक्रिया देखिए किस तरह से हम करेंगे। लैंग्वेज पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, अगर लैंग्वेज आपको लिखना है तो मैं बता दूंगी साथ साथ आपको। देखिएगा किस तरह से है। यहाँ से सबसे पहले रिएक्शन हमने किसकी करी बच्चों, फिनॉल की रिएक्शन हमने किससे करी, CH3COCl से। अब आपको एक चीज़ ध्यान आ रही होगी, अभी अभी हमने फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया करी थी और वही किया था, Cl निकाल के यहाँ जोड़ दिया था, लेकिन याद कीजिए वहाँ पे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड था। यदि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ होता है तब तो ये यहाँ से निकलता है, लेकिन अगर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं है तो ये H और ये Cl यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और HCl जैसे ही बाहर निकलेगा तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो होगा OCOCH3। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से हमारा बन गया। तो यहाँ से अगर अब देखूँ मैं आपसे कहूँ तो ये वाला ग्रुप जो है CH3CO है, CH3COO, और CH3COO ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एसीटेट। तो ये हो गया अपना फेनिल और ये क्या हो गया अपना एसीटेट। तो फेनिल एसीटेट हो गया यहाँ से इसका नाम। अब आगे हमें करना क्या है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन में इस वाले का जो है, अब मैं आपको अलग से लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये अपना है OCOCH3। क्या करने वाले हैं हम यहाँ से, देखिएगा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन में, किसमें, नाइट्रोबेंजीन में अभिक्रिया कराई जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और दो प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं। अब दो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या होगा अपना H, यहाँ पर क्या होगा अपना H। अब ये H अपनी पोजीशन, एक बार मैं प्रोडक्ट बना दूं फिर उसके बाद मैं आपको कॉपी में समझा दूंगी अलग से कि हमने किस तरह से इसको किया है। देखिए यहाँ से पुनर्विन्यास होता है बच्चों, यहाँ पर ये बनेगा यहाँ से OHCOCH3। अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने ये कैसे किया। ठीक है, अपना एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा अपना पैरा। कैसे हुआ ये, देखिए बच्चों, ये अपना प्रोडक्ट है OCOCH3। होता क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है अपना H है, भाई सब जगह H है, तो ये वाला जो H है और ये जो COCH3 है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रीअरेंजमेंट। ये H तो चला जाता है ऑक्सीजन के पास और COCH3 आ जाता है इस ऑर्थो पोजीशन पर। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से करें, इस H को इस ऑक्सीजन के पास भेज दें तो क्या बन जाएगा OH, और CO को कहाँ ले आए नीचे, तो क्या बन जाएगा ये COCH3। तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम क्या होगा बच्चों, यहाँ से वही बात करेंगे बच्चों। ये OH है अर्थात, और ये क्या है COCH3। इट मीन्स ये क्या है, कीटोन है। कीटोन ही तो है बच्चों, कीटोन यही तो होता है RCOR। एक R समूह ये रहा और एक R समूह ये रहा। तो कीटोन कहाँ आता है, पहले आता है वरीयता समूह में, OH कहाँ आता है, बाद में आता है। इसीलिए OH क्या रह जाएगा इसके लिए, OH का क्या लेंगे अपन यहाँ से, पूर्व लग्न। और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, कार्बन कितने हैं, 2, तो हम क्या लिख देंगे एसिड। और ये क्या है फेनिल, और ये कीटोन का क्या आता है ओन, तो नाम क्या होगा एसिड फिनोन। तो नाम क्या हुआ ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। समझ में आ गया नाम कैसे है। मैंने आपसे कहा OH और COCH3 में से, इन दोनों में से देखो, एक तो समूह क्या है OH है और दूसरा समूह क्या है कीटोन है। इन दोनों में से वरीयता श्रेणी में कौन ऊपर आता है, कीटोन ऊपर आता है। इट मीन्स इसका तो लगेगा अनुलग्न, इसका अनुलग्न क्या होता है ओन, और इसका लगेगा पूर्वलग्न, और इसका पूर्वलग्न क्या होता है हाइड्रोक्सी। तो इसीलिए कौन सी पोजीशन है ऑर्थो, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। कार्बन कितने हैं 2, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं एसिड। फेनिल ग्रुप है इसलिए फिन लिखा है, और यहाँ से ओन है तो क्या लिख दिया फिनोन, एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अगर OH नहीं लिखते तो खाली होता है एसिटोफिनोन। अगर पैरा पोजीशन की बात करते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ से ये OCOCH3 होता क्या है यहाँ से बच्चों, ये पूरी मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए आपको बॉन्ड घुमाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बॉन्ड घुमाते समय होता क्या है यहाँ से कि इस तरह से बॉन्ड घूमते हैं नीचे। जैसे ही बॉन्ड घूमते हैं यहाँ पर H के पास, ये H चला जाता है ऑक्सीजन के पास और COCH3 आ जाता है नीचे। अगर ऑर्थो और पैरा में से अगर आपसे पूछे ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, तो बच्चों प्रोडक्ट स्थायी होता है पैरा वाला। कोई भी पोजीशन आपसे पूछ ले जहाँ ऑर्थो और पैरा 2 बन रहे हैं, इसमें भी ऑर्थो और पैरा बन रहे हैं, तो पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्थायी होता है बजाय किसके, ऑर्थो के। क्योंकि पैरा में हो जाती है दूरी ज़्यादा हो जाती है, दूरी ज़्यादा होने की वजह से
प्रतिकर्षण कम होता है और प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ से अब आप नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या होगा अपना, ये पैरा पोजीशन है तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, और इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से जो मैं आपको नोट में लिखवाने जा रही हूँ, यहाँ से नोट में लिखवा देती हूँ, साथ साथ आपको देख लीजिए बच्चों। अगर फिनॉल की अभिक्रिया किससे होती है, CH3COCl से होती है, ठीक है, केवल CH3COCl से होती है तो क्या बाहर निकलेगा, H और Cl बाहर निकलेगा और रिएक्शन में प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा, OCOCH3। लेकिन अगर रिएक्शन होती है CH3COCl की AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ से ये Cl जो होता है ये AlCl3, देखो बच्चों यहाँ से ये AlCl3 इस Cl के साथ रिएक्शन करता है और AlCl4- को बाहर करता है और यहाँ ये जुड़ता है अपना OH की जगह OH और COCH3। समझ में आ गई बात आपको। अगर केवल खाली है तो इसका मतलब यह अभिक्रिया किस में जाएगी, यह जाएगी फ्रीज पुनर्विन्यास में। तो ऊपर वाली अभिक्रिया किस में जाएगी बच्चों, ये वाली रहेगी फ्रीज पुनर्विन्यास की, जबकि नीचे वाली अभिक्रिया किस में चली जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। ठीक है, फर्क किसका है, AlCl3 का। अगर फर्स्ट पोजीशन में AlCl3 ले लिया तो FCR है और नहीं लिया तो फिर रिएक्शन कहाँ जाएगी, फ्रीज पुनर्विन्यास में जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको एसीटोफिनॉन वगैरह ऐसे जो लंबे लंबे सूत्र हैं इनको लिखने में परेशानी अब नहीं आएगी। मेरा उद्देश्य आपको केमिस्ट्री को बहुत सरल से सरल करके पढ़ाना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। जो भी कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स होंगे उनको मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। एक अपन वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर हम केवल रिएक्शंस की प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे कि रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। अगर आप कुछ और मुझसे क्वेरी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा और कमेंट्स में आपको ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया नहीं आई चीज़। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।